किसी कोई घर में तुम्हारा भाई हो छोटा, उसको जमीन पे गिरा दो, उसको घसीटो, एक बार रफ रोड पे घसीटो, उससे मत पूछो कि उसको मजा आ रहा नहीं आ रहा। तुम बताओ, रफ रोड पे घसीटने में उसको मजा आता है? चिकनी रोड पे सटासट घसीटते हैं तो फिर मजा आता है ना। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं से मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और झन्नाटेदार औसम लेक्चर। यह लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हो गए 5 लेक्चर में क्या क्या किया। पहले में पढ़ा हमने लॉज ऑफ मोशन, दूसरे में पढ़ा हमने मुक्त पिंड आरेख, तीसरे में पढ़ा कंस्ट्रेंट मोशन, चौथे में पढ़ा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, पांचवे में हमने पढ़ा सूडो फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट था। और बहुत सारे बच्चों ने उसको पढ़ने के बाद जवाब भी दिया, मजा आ गया मुझे उनका जवाब सुन सुन के। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोले तो घर्षण। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण। हिंदी में बोले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं घर्षण। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को समझने के बाद, सुनने के बाद ही आधा समझ गए होंगे चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले घर्षण। ठीक है, जितनी बार बोलोगे उतनी बार कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। लेकिन वैसे आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंटेंट ऑफ द डे क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स। क्या पढ़ेंगे? कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स की थोड़ी थोड़ी बेसिक के बारे में। फिर हमारा जो मेजर टॉपिक होगा डायरेक्शन पढ़ेंगे। किसका? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक? इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन फोर्स, है ना। इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। हाँ, इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ये इतना हम लोग पढ़ेंगे, आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो भैया समय जो है नष्ट नहीं करते हैं और कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो पहले क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या है ये तो बताइए गुरुजी। नाम से ही पता चला है कांटेक्ट फोर्स। जिस फोर्स के लिए कांटेक्ट हो वो कांटेक्ट फोर्स, जिस फोर्स के लिए कांटेक्ट लगे उसको कांटेक्ट फोर्स। बहुत सही भाई। आओ इंग्लिश में बोलते हैं और थोड़ा भौकाल झाड़ते हैं। क्या? A contact force is any force that requires contacts to occur. क्या? कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसके लिए कांटेक्ट की जरूरत होती है। तो भाई साहब 3 प्रकार का कांटेक्ट फोर्स यहां पर। कौन कौन सा? अप्लाइड फोर्स, कौन सा? नॉर्मल फोर्स, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। पढ़ोगे कौन सा बच्चा? अप्लाइड फोर्स मतलब जिससे हम पुश करते हैं किसी गाड़ी वाड़ी, वो वाला नहीं पढ़ना है हमें। तो पढ़ना है नॉर्मल, हमें तो पढ़ना है नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स। हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। नॉर्मल पहले पढ़ा चुके हैं, तो क्या पढ़ना है? नहीं पढ़ना क्या? कुछ नहीं, फ्रिक्शन पढ़ना है। आज यहां तुम्हारा इंटरेस्ट है किसमें? इनमें। समझा गया? आज हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आइए फिर, फ्रिक्शन फोर्स है क्या, करता क्या है? पहले मैं बता दूं, इसमें कुछ कुछ गलत लिखा है मैंने। फ्रिक्शन फोर्स करता क्या है हम तो बताएं। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अपोजेस। क्या? अपोजेस। किसको अपोज करता है? मोशन। फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अपोजेस मोशन, मोशन को अपोज करता है। अच्छा, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। किसके? फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस मोशन ऑफ बॉडीज। दो बॉडीज के बीच का जो मोशन होता है उसको अपोज करता है। ये बात सही है या गलत है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चा, क्या कि ये बात सही है या गलत है? फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है, नहीं करता है? अच्छा, हम तो कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? मोशन को। किसके? बॉडी के। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मोशन को सपोर्ट करता है। तो पहले वाली बात सही है, ये वाली बात सही है? गुरुजी हमका तो लग रहा है यू वाली बात सही है। क्या? फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है?
सपोर्ट, किसको सपोर्ट करता है? मोशन ऑफ बॉडीज, या अपोज करता है मोशन ऑफ बॉडीज? कंफ्यूज कर रहे हैं आप, छोड़ो। आइए जो मैंने डेफिनेशन लिखी वो पढ़ के सुनाते हैं। क्या? फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, हमको पता है। अपोज करता है, हाँ अपोज करता, सुना सुना है। मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को नहीं। मोशन को सपोर्ट भी करता है, अपोज भी करता है। और कोई जरूरी नहीं मोशन हो ही जाए, अगर टेंडेंसी भी हुई ना तो उसको भी अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? रिलेटिव मोशन को या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है बच्चा। मोशन को तो सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। सर समझ नहीं आया? अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं बताऊंगा कैसे मोशन को सपोर्ट करता है, अपोज करता है। अभी के लिए आप इतना जानो। क्या जानो? एक बढ़िया फर्श है, बिल्कुल चिकनी फर्श है, उस पर तेल पड़ा हुआ है, उस पर चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे? चिकनी फर्श है, आंख बंद, चलो आंख बंद करो, आंख बंद हो गई। एक फर्श है, ठीक है, वहां ऑयल पड़ा है, उस पर तुम दौड़ रहे हो, दौड़ पाओगे कि नहीं दौड़ पाओगे? जल्दी से बताओ, इमेजिन करो चिकनी फर्श, मतलब फर्श पे ऑयल पड़ा है, उस पर तुम दौड़ रहे हो। एग्जैक्टली बताओ दौड़ रहे हो तो क्या हो रहा है? जल्दी कमेंट करके बताओ दौड़ रहे हो तो क्या हो रहा है। अच्छा कितने लोग जो है आगे की तरफ गिरो, मुंह के बल कितने लोग गिरे हो? संभल के गिरना, क्योंकि मुंह के बल गिरोगे दांत टूटेगा, फिर शादी नहीं होगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शादी के वारे न्यारे हो गए? हाँ बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया भी होगा, वो हम बताएंगे अगली क्लास में। तो देखो बहुत सारे लोगों को फील आया होगा यार आगे की तरफ स्लिप होकर गिर रहे हैं या पीछे की तरफ स्लिप होकर गिर रहे हैं, कुछ और टूट रहा है। तो सच बताना ऐसा हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन बिना सब गड़बड़ है। इसका मतलब जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन हमें मदद करता है क्या? यस ब्रो, जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन हमें मदद करता है। बिना फ्रिक्शन के वॉक नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। देखा, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट कर रहा है। यहां अपोज करने के तुम्हें 100 तरीके पता है। कैसे? किसी कोई घर में तुम्हारा भाई हो छोटा, उसको जमीन पे गिरा दो, उसको घसीटो, एक बार रफ रोड पे घसीटो, उससे मत पूछो कि उसको मजा आ रहा है नहीं आ रहा। तुम बताओ रफ रोड पे घसीटने में उसको मजा आता है? चिकनी रोड पे सटासट घसीटते हैं तो फिर मजा आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स मोशन को सपोर्ट भी कर रहा है, अपोज भी कर रहा है। इस वाले केस में अपोज कर रहा है। जब घसीट रहे थे तुम किसी को घसीट, तो तुम्हें लगता है अपोज कर रहा है उसके मोशन को, और वहां पे जब तुम चल रहे थे तो फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट कर रहा था। ये थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी। लेकिन कोई पूछे फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है तो बोलोगे रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। लेकिन किसके रिलेटिव मोशन को? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये गलत लिखा है, गलत लिखा है। तो काहे लिख के लाओ गलत लिखा? तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। ये गलत लिखा है, लेकिन 99% लोग को सही लगता है। लेकिन ये क्या लिखा है? गलत लिखा है। मतलब टू बॉडीज नहीं होता है। क्या होता है? सही बात बताओ। टू सरफेसेस सही बात होती है। क्यों? अरे बस होती है बेटा, तुम समझो। क्यों समझे? टू सरफेसेस सही बात होती है बाबू। टू सरफेसेस ज्यादा सही बात होती है। 90 से 99% केसेस में जो बॉडी होगी मोशन का, वही सरफेस का भी मोशन होगा। लेकिन जो असली क्वेश्चन आएगा 1% केसेस में क्या हो जाएगा? बॉडी अलग, सरफेस अलग। बॉडी अलग मोशन करेगी और कॉन्टैक्ट सरफेस अलग तरीके से मूव करेगा। तो क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है किसको? रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को। रिलेटिव मोशन किसमें? बिटवीन टू सरफेसेस। और करेक्ट बोले इसको, हाँ और करेक्ट बोलिए और मजेदार बोलिए, टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच के रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन टेंडेंसी को अपोज करता है। तो अब एक बात याद रखो, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स होता है जो दो सरफेसेस के बीच के रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कौन से दो सरफेस के? कांटेक्ट सरफेस के रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सर ये रिलेटिव मोशन तो समझ में आया, टेंडेंसी क्या होता है? जैसे ये है
अब धक्का दे रहे हैं, नहीं स्लिप हो रहा है, इसको बोल रहे हैं टेंडेंसी है जाने की, जा नहीं रहा, और ये जा रहा है। अब समझे? चलो ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन को सपोर्ट अपोज दोनों करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस मोशन ऑफ बॉडीज, सपोर्ट्स मोशन ऑफ बॉडीज। अब इसको बॉडीज की बजाय क्या कर लोगे, कट्टम पिट्टी करके सरफेस कर लोगे, इसको कट्टम पिट्टी करके क्या कर लोगे, सरफेस कर लेना, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ठीक है, मोशन ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है कॉन्टैक्ट सरफेस के। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है भाई साहब, क्यों लगता है? ओल्ड स्कूल व्यू, पुराने लोग क्या समझते थे, नए लोग क्या समझते हैं, दोनों बातें अर्ध सत्य अर्ध सत्य है, मतलब सत्य है दोनों बातें। पहले लोग समझते थे जैसे तुम्हारी साइकिल जो है ब्रेकर पे फंस जाए, तो ब्रेकर में फंस जाती, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती थी उसको चलाने के लिए, वैसे ही जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो सरफेस की इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो एक दूसरे में फंस जाती हैं, जब उसको चलाते हो तो फ्रिक्शन लगता है। नहीं समझ में आया? देखो ये हाथ जो है ना, हाथ तुमको बड़ा चिकना दिख रहा होगा, ये वाला हाथ भी चिकना दिख रहा होगा, लेकिन बहुत पास से देखोगे तो बहुत फाइन फाइन लाइंस होती हैं, बहुत फाइन लाइंस होती हैं, बहुत फाइन लाइंस होती हैं। इन लाइंस को हम बोल सकते हैं माउंटेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। मतलब अगर हम बोलें ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है यहां पे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, हाँ ठीक रखा होगा, लेकिन अगर इस ब्लॉक को, अगर मैं बोलूं इस ब्लॉक के इस छोटे से हिस्से को, इस छोटे से हिस्से को, इस छोटे से हिस्से को मैं माइक्रोस्कोप से जूम करके देखूं तो मुझे ऐसे नजर आएगा, पता है, ऐसे नजर आएगा। और इस वाले सरफेस को देखूं तो ऐसे नजर आएगा। मतलब क्या हुआ, एक माउंटेन दूसरे माउंटेन में फंस गया, मतलब एक साइकिल जो है आपकी ब्रेकर में फंसी हुई, गड्ढे में फंसी हुई, इसको निकालोगे तो ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। मतलब अब ये माउंटेन माउंटेन फंस गए, इसको चलाओगे ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, लगेगी, ऐसे चलाओगे ज्यादा ताकत लगेगी। क्यों? एक माउंटेन दूसरे माउंटेन में फंसा हुआ है, चलाओगे तो ये माउंटेन माउंटेन से निकलने नहीं देगा, फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या होता है, when two bodies are in contact with each other, irregularities in the surface of one body gets interlocked with the irregularities, ठीक है, with the irregularities in the surface of other. This interlocking opposes the tendency of relative motion, मना करता है चलने से। कौन? ये इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या करता है? मना करता है, तो नहीं जाने देंगे तुमको, जाने नहीं, ठीक है, देंगे तुम्हें। क्यों? इंटरलॉकिंग फंस गया। चलो, नया विचार, नए लोग, नई बातें, क्या? सुनो इनकी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग, क्या? स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये इंटरएटॉमिक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से आता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से आता है। कौन? फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो क्या है ना भाई, ये बॉडी थी, ये बॉडी थी, इस सरफेस पे रखी थी, इस सरफेस पे रखी थी। फिर से अगर हम बोले इसका, अगर मैं इतने का माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाऊं यहां पर, क्या होगा? ठीक है,
तुम देखो यहां पर एक कांटेक्ट यहां है, एक कांटेक्ट यहां है, एक कांटेक्ट यहां है, एक कांटेक्ट यहां, एक कांटेक्ट यहां है। इन इन जगह पे कांटेक्ट है, इन जगह पे कांटेक्ट है, तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे। और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? जाने नहीं देंगे तुझे। तो जैसे ही इसको आप भगाते होंगे तो जाने से मना करता होगा। तो ये जैसे ही चलाते होंगे तो ये इंटरलॉकिंग, जो ये जो यहां इंटरलॉकिंग करे, जो कांटेक्ट में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे फोर्स लगा रहे हो, कह रहे जाने नहीं देंगे तुमको, रोक रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है यहां पे, वो मना कर रहे हैं इसको जाने के लिए। तो जो एक्चुअल पूरे एरिया से मतलब नहीं है, जहां जहां कांटेक्ट है उससे मतलब है, उससे मतलब है, उससे मतलब है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है? सरफेस की इरेगुलरिटी होती है, और सरफेस एक दूसरे सरफेस फंस जाता है, इरेगुलरिटी फंस जाता है, उसके वजह से होता है। प्लस जहां जहां पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसके वजह से होता है। इन दोनों वजह से फ्रिक्शन फोर्स होता है, इन दोनों वजह से फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इसीलिए क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रो क्या, मैग्नेटिक क्या, फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। समझा? कुछ बुझाया? ठीक है, चलो आगे बढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन बताओ फ्रिक्शन फोर्स की क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? तो ऐसे मौसम ऑफ द डे ब्रो, क्या फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालना है? हाँ निकालना है। सर कोई तगड़ा जुगाड़ बताइए जिससे एक झटके में आ जाए। पक्का बता दें, लेकिन ये हमारे तुम्हारे बीच की बात है। नहीं सर, सबको बता दो। क्यों? सब पढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। अच्छा, तो कमेंट में लिख देना तुम भी एक बार। क्या फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालने का बेस्ट तरीका है? क्या? मानो क्या फ्रिक्शन है ही नहीं। फिर से बोलो सर जरा एक बार, फिर से बोल दो एक बार जल्दी से। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालने का बेस्ट तरीका है मानो फ्रिक्शन है ही नहीं। सर एक बात बताएं, एक तो फिजिक्स डिफिकल्ट है, उसके बाद आप खेलते हो हमारे साथ। खेल नहीं रहे लल्ला। फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का बेस्ट तरीका है मानो फ्रिक्शन है ही नहीं। अच्छा, तो कैसे निकालें? तब तब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालने का बेस्ट तरीका मानो फ्रिक्शन है ही नहीं। फिर जिधर बॉडी जाए, गलत हो गया, जिधर सरफेस, जानबूझ के मैंने बॉडी लिखा था जिससे याद करो बॉडी नहीं सरफेस देखना होता है। जिधर सरफेस जाए उसके उल्टा लगा दीजिए। किसको? फ्रिक्शन को। जिधर सरफेस जाए उसके उल्टा लगा दीजिए फ्रिक्शन को। बस काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या भैया? ये है ऐसे मौसम ऑफ द ईयर। क्यों? तुम जानते हो क्यों? ठीक है, नया साल, नया ऐसे मौसम। क्या? मानो फ्रिक्शन है ही नहीं, जिधर सरफेस जाए उसके उल्टा लगा दीजिए फ्रिक्शन को। बस काम खत्म, पैसा हजम। इसी बात पे बोलो हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो भैया मानो फ्रिक्शन है ही नहीं और जिधर सरफेस जाए उसके उल्टा लगा दो। हमने सरफेस लिखा है, बॉडी तो लिखा नहीं। क्या है? हमने सरफेस लिखा है, बॉडी लिखा नहीं। क्यों? बॉडी बच्चे लिखते हैं। ठीक है, बॉडी बच्चे लिखते हैं। तो ऐसे मौसम ऑफ द ईयर क्या है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का तरीका, मानो फ्रिक्शन है ही नहीं और जिधर सरफेस जाए उसके उल्टा लगा दीजिए फ्रिक्शन को। अब जैसे इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी थी, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन निकालनी थी, डायरेक्शन वर्टिकल वॉल में लगा हुआ था,
यार एक बात बताओ, यार एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक है ये किधर भाग के जाता? ये जो ब्लॉक है किधर भाग के जाता? कब? जब इसको खुल्लम खुल्ला छोड़ देते तब। तो किधर भाग के जाता? सर देखने से तो लग रहा है ब्लॉक भाग के जाता किधर? नीचे की तरफ। किधर जाता? नीचे की तरफ। तो लगाएंगे किधर भैया फ्रिक्शन? सर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इसका ये वाला सरफेस वो भी नीचे जाएगा, तो इस सरफेस पर फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर की तरफ। हो गया काम खत्म, पैसा हजम, बस आंसर आ गया, हो गया। अब अगर कोई पूछ बैठे कि इस सरफेस पे किधर लगेगा फ्रिक्शन, किस पे? इस ब्लू वाले सरफेस पे किधर लगेगा फ्रिक्शन? तो ब्लू वाले सरफेस पे फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन निकालनी होगी वो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे? यार अगर ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन नहीं था तो ये ब्लॉक किधर जाता? नीचे की तरफ जाता, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, तो एक पे लगा ऊपर तो दूसरे पे लगेगा नीचे की तरफ। इस पे किधर लगेगा? इस पे लगेगा नीचे की तरफ, तो इस पे फ्रिक्शन किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। देखो क्या कर रहे हैं हम, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आई एम एक्सपर्ट इन वेस्टिंग ऑफ टाइम ब्रो। यू का हो गया, इसको हटाओ, चलो ठीक है, दिख रहा है उतना, ज्यादा अंग्रेजी नहीं छाटेंगे। फ्रिक्शन लग रहा है नीचे की तरफ, देखो इस पे लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि इसका रिएक्शन पेयर है, तो इसके इस पे लग गया नीचे की तरफ, इस पे लग गया ऊपर की तरफ, बस काम खत्म, पैसा हजम। ये आसान सवाल था, कठिन सवाल में करके बताओ जाने, कितना कठिन। ओए होए, कहां जा रहे हो बेटा? जा रहे हैं कहां? अम्मा के यहां। तब इधर देखो, ये लड़का है, ये लड़का है, बॉय है, वी आर ब्रो। तो ये ब्रो है, ये ब्रो जा रहा है कहां? आगे की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। इस ब्रो पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? आगे जा रहा है पीछे? आगे जा रहा है तो पीछे? कमेंट करो जल्दी से, जिसका जिसका सही आंसर आ रहा है कि पीछे जा रहा है, जिसका जिसका आंसर आ रहा है पीछे, सब लोग कमेंट करिए फटाफट कि आदमी आगे जा रहा है फ्रिक्शन लगेगा पीछे, सिंपल सी बात है। कर दिए कमेंट? गुड। आओ मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूं, तुमको चलना सिखाता हूं। क्या? तुमको चलना सिखाता हूं ब्रो। जब तुम ऐसे से वॉक करते हो, ऐसे से वॉक करते हो, ऐसे से वॉक करते हो, जरा आप किसके बारे में सोचो? आदमी के बारे में। फ्रिक्शन निकालते हैं तो आदमी के बारे में सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? फ्रिक्शन निकालते हैं तो कांटेक्ट सरफेस के बारे में सोचते हैं। आदमी को ना देखो, इसके पैर को देखो, और इसके इस वाले पैर को देखो जो जमीन पे, इसको देखो। ओकेज ओकेज। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये पैरवा किधर जाता? सट से पीछे जाता, मुंह के बल गिरता, दांत टूट जाता, शादी भी नहीं होता। तो ये जब वॉक करेगा, फ्रिक्शन नहीं होता तो जमीन पे पैर था, ये पीछे जाता, ऐसे ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता। क्यों ऐसे जाता? क्यों? तुम जानते हो क्यों जाता? तो यहां पे ये पैर की जाने की टेंडेंसी पिछुआ है, तो पैर कहां जा रहा है? पीछे की तरफ। पैर पे लगेगा फ्रिक्शन किधर की तरफ? बात खत्म, पैसा हजम। किधर लगेगा? आगे की तरफ। इस पे लगेगा आगे की तरफ। तो जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन लगता है आगे की तरफ, समझा? क्यों? बॉडी से मतलब नहीं है, कांटेक्ट सरफेस से मतलब है। और फ्रिक्शन का बढ़िया तरीका है निकालने का, क्या मानो फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन ना होता तो पर इसे फिसल जाता, तभी तो मुंह के बल गिर जाते हो। ऐसे 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 खड़े रहो, ऐसे झुक के देखो, फ्रिक्शन गिर गए भी। फ्रिक्शन ना हो तो गिर नहीं जाते आगे। और फ्रिक्शन ना हो, पता है, फ्रिक्शन ना हो ऐसे खड़े हो तो ठीक है, ऐसे झुक गए तो मुंह के बल गिरोगे। और फ्रिक्शन ना हो, कहीं ऐसे खड़े हो गए तो किसके बल गिरोगे? समझ गए ना? सबको तुरंत सेंसेशन हो गया, चोट लग गई, अब पता है मुझे। ठीक है, तो फ्रिक्शन का बढ़िया तरीका, मानो फ्रिक्शन नहीं है, फिर देखो डायरेक्शन किधर है। हाँ, इस कठिन वाले सवाल में बताओ जाने, ये कठिन है। हाँ सर, इसमें आंसर वह नहीं आता कभी। क्या नहीं आंसर आता? सर डायरेक्शन नहीं आता, इसमें बड़ा कठिन पड़ जाता है सवाल। और क्या सर? ठीक है भाई, फ्रिक्शन का बेस्ट तरीका, मानो फ्रिक्शन नहीं है, मान लिया फ्रिक्शन नहीं है, तो ब्लॉक कहां भाग के जाता? जिस ब्लॉक पे फोर्स लगे उसी को देखोगे पहले। हाँ देखें, ब्लॉक कहां भाग के जाता? आगे। किधर लगाते फ्रिक्शन? इस सरफेस पे पीछे है सर। हाँ सर, पीछे पीछे। दूसरे का ब्लॉक बनाइए, बना देते हैं।
कैसा बनाएंगे? येलो कलर बनाएंगे। ठीक है, इस ब्लॉक के दो सरफेस हैं, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस है। ये सरफेस, ये सरफेस कांटेक्ट में था। इस सरफेस पे पीछे लग गया। इस सरफेस पे आंख बंद करें और फ्रिक्शन आगे लगा दिया। फिर बाबू, अब फ्रिक्शन लग गया ना, इस पे लग गया, किधर भाग के जाएगा? अंधा आदमी बोलेगा कि आगे भाग के जाएगा। आगे भाग के जाएगा तो यहां फ्रिक्शन लगेगा F डैश पीछे की तरफ। वाह वाह, मान गए। पहले से आंसर पता था इसलिए निकाल लिए, इस वजह से निकाले हैं। हाँ, आंसर ना पता तो ना निकाल पाते आप। क्यों क्यों ना निकाल पाते? सर बताएं क्यों ना निकाल पाते? चीटिंग किए हैं आप, चीटर हैं आप। हम चीटर हैं, हाँ। चीटिंग किए हैं, हाँ। क्यों किए? आप इसको काहे पहले चलाए? इसको काहे पहले चलाए? बुड़बक राम, ई पे फोर्स लग रहा है तो पहले यही है तो चलेगा। कहीं फ्रिक्शन ना हो, इस पे फोर्स लगाओ तो कौन भाग के जाएगा पहले? तब फिर मैं चटा कभी, ये भाग के पहले जाएगा। कहां जाएगा? आगे। तो फ्रिक्शन नहीं है तो ये कहां भाग के जा रहा था? आगे। तो इस पे लगा दो फ्रिक्शन। पीछे एक्शन रिएक्शन पेयर, तो इस पे लगा दो आगे। यहां फ्रिक्शन मानो नहीं है, कहां भाग के जाता? आगे। लगाओ फ्रिक्शन पीछे। चीटर बोलता है हमको, मैं पटाख सभी। अच्छा, तो ई वाला करके बताओ, बहुत हिम्मती हैं आप तो। हम बताएं? हाँ बताइए। तुम क्यों ना बताओ? हमको आता नहीं है। कोशिश करो, कोशिश करें। हाँ करिए। पहले ब्लू वाला या येलो वाला? ब्लू या येलो, ब्लू या येलो, ब्लू। सर पहले ब्लू। क्यों ब्लू? पहले ब्लू लिए थे इसलिए ब्लू। अब क्या बताया था? फोर्स लगने के हिसाब से इस पे फोर्स लग रहा है ना, हाँ, तो पहले लेंगे येलो। ले लो येलो। तो ये आगे जा रहा सर, आगे जा रहा है, लगा दे फ्रिक्शन पीछे। हाँ लगा दो पीछे F। यहां पे अब भाई इस पे फोर्स लगाओ, ये भी तो आगे जाएगा, ये पीछे थोड़ी नहीं जाएगा। F डैश। अब ब्लू वाले का क्या होगा? ब्लू वाले क्या होगा? ब्लू वाले का एक्शन रिएक्शन फिर इतना तुमको आता ही है। आगे हो गया बेटा, हो गया। अब तुमको यहां सिखाएंगे फ्रिक्शन कैसे सपोर्ट करता है, कैसे अपोज करता है। देखो, अगर मैं तुमको पूछूं इस वाले ब्लॉक को किसने चलाया, तो क्या बोलोगे? वहां देखो, बोलो किसने चलाया। इसको देख के बताओ, एफबीडी देख के बताओ किसने चलाया। तो जब आप एफबीडी देख के बताओगे तो बताओगे फ्रिक्शन ने चलाया। खुद से सवाल पूछो, ज्यादा डरो मत। अगर मैं बोलूं ऐसा सिस्टम था, एफबीडी आपने बनाया, अब मैं सवाल पूछूं इसको किसने चलाया, छोटू को, तो आप बोलोगे इस छोटू को चलाया फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन इसके मोशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट। अच्छा, और इस पे फोर्स आगे लग रहा था तो फ्रिक्शन ने इसके मोशन क्या किया? अपोज। तो इन दोनों, इसके मोशन को सपोर्ट कर रहा है, यहां पे ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? मोशन को सपोर्ट। और यहां पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है? यहां पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है? मोशन को अपोज। सर रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट बताओ जाने। सिंपल सी बात है भाई, इसको तुम लेके जा रहे थे तो इसको जाने नहीं दे रहा था, इसको कह रहा चलो, तो मतलब इन दोनों सरफेस को फिसलने नहीं दे रहा ना, इन दोनों सरफेस फिसलने नहीं दे रहा है, कह रहा है एक दूसरे फिसलो मत, तभी तो फ्रिक्शन लग रहा है, कह रहा है तुम मेरे साथ चलो, इससे कह रहा जाओ ही ना। रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है ना। समझ में आया तो ऐसे देखो, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन होगा पीछे की तरफ, क्योंकि ये आगे जा रहा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन होगा पीछे की तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे की तरफ, तो इस पर लग गया फ्रिक्शन पीछे की तरफ। सिंपल। तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो। देखो, यहां फोर्स लगाया, यहां फोर्स लगाया था आपने, लगा दिया, तो ये ब्लॉक किधर भाग के जा रहा था? आगे की तरफ जा रहा था, तो इसके मोशन को क्या किया? अपोज। यहां मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। यहां पर मोशन को
सपोर्ट कर रहा है। लेकिन रिलेटिव मोशन को देखो, ये जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है? पीछे। तो इस पे लग गया फ्रिक्शन किधर? आगे। और इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है, तो इस पे लग गया किधर? पीछे। तो रिलेटिव मोशन को अपोज ही कर रहा है हमेशा। देखो ना, इसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है? अगर मैं देखूं, इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है तो पीछे, इसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है? पीछे। तो इस पे लग गया आगे, सिंपल। और नीचे ये जा रहा था आगे, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पे लग जाएगा, इस पे पीछे। तो हमेशा रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट देखोगे तो हमेशा पीछे ही लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो, यहां बताइए फ्रिक्शन किधर लगेगा? यहां बताएं फ्रिक्शन किधर लगेगा? बहुत आसान है। कैसे? देखो, मानो फ्रिक्शन है ही नहीं, मानो फ्रिक्शन है ही नहीं। जब मान लिया फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक किधर फिसल के जाता? इसको मान लिया फिक्स है, ये ब्लॉक किधर खिसक के जाता? कॉमन सेंस है ब्रो। क्या? नीचे जाता। और किधर जाता? नीचे जाता। ये नीचे जाता तो उसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। क्यों? अरे रखा रहेगा तो नीचे बच जाएगा, तो इस ब्लॉक पे किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। सिंपल। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ किधर लगेगा? अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? मानो फ्रिक्शन नहीं है, मानो फ्रिक्शन नहीं है, मान लिया फ्रिक्शन नहीं है, तो इस फोर्स की वजह से ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी। फोर्स ज्यादा होगा तो इसको ऊपर लेके चला जाएगा, और फोर्स कम होगा तो इसको नीचे लेके चला जाएगा। डिपेंड करता है mg sin थीटा कैसा है। ठीक है, तो यहां पर दोनों हो सकता है। मान लो फोर्स ज्यादा है, अभी कितना ज्यादा ये भी बताएंगे, अभी निकालेंगे कितना मैग्नीट्यूड ज्यादा कितना कम है। मान लो फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो ये इधर की तरफ मूव करना चाह रहा है। जब उधर तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन लगेगा किधर तरफ? नीचे की तरफ लगेगा। किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। क्या? फ्रिक्शन। कब? जब फोर्स ज्यादा होगा तब। अब मान लो फोर्स कम है, कितना? वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। कितना कम है कितना नहीं कम है। अब इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ होती मूव करने की, तो फ्रिक्शन किधर लगता? उस केस में फ्रिक्शन लगता ऊपर की तरफ। ये सब डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन कैसे बताओगे? सोच समझ के बताओगे। देखो, मानो फ्रिक्शन नहीं है, फिर देखो किधर जा सकता है भाई। हो सकता है कि एफ डोमिनेट कर जाए, ऊपर लेके चले जाए तो फ्रिक्शन नीचे जाएगा। एफ कमजोर पड़ गया तो, कमजोर पड़ गया तो किधर जाएगा? नीचे चला जाएगा। कितना कम कितना ज्यादा वो भी बताएंगे कैलकुलेट करके। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में क्या समझे? फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालने का बेस्ट तरीका मानो फ्रिक्शन है ही नहीं। फिर देखो किधर भाग के जा रहा है, जिधर भाग के जाए उसके उल्टा लगा दो ब्रो। आहा, किस पर लगाना है? सरफेस पे। किसको जाते देखना है? सरफेस को। तो देखो यहां पे क्या था? नीचे जा रहा था, ऊपर लगा दिया। यहां पर यह आदमी आगे भाग के जा रहा था, लेकिन आदमी नहीं देखना, सरफेस देखना है। क्या देखना है? सरफेस देखना है। सरफेस जाएगा पीछे तो फ्रिक्शन लगेगा आगे। यहां पर मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज कर रहा है। कैसे? फोर्स लगाया, ठीक है, कहां जा रहा था? आगे। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन किधर हुआ? पीछे। तो इस पर किधर लगेगा? आगे। दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखो, तो रिलेटिव मोशन को अपोज किया।
इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन किधर है, आगे, तो फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे। दोनों केस में अपोज कर रहा है। और यहां वैसे देखे तो फ्रिक्शन कहां गया, क्या फ्रिक्शन नहीं, तो बाकी कहां जाएगा, आगे लगा दो पीछे। इस पर इसका एक्शन रिएक्शन पर आगे। चलो, ऐसे ये देख लिया, इंक्लाइन प्लेन पे भी ऐसे ही देख लिया, फ्रिक्शन नहीं तो नीचे भाग के जाता, लगा दिया फ्रिक्शन ऊपर। फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स की डोमिनेशन पर, अगर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो फ्रिक्शन नीचे यहां पर। ठीक है, अभी बताएंगे कितना, कहां, कैसे। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू बोलते हैं। होता क्या है, होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशियो होता है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स का। अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये रेशियो है, क्या है, रेशियो है, किसका, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ठीक है, दो सरफेस के बीच में। फ्रिक्शन निकालने में सबसे महत्वपूर्ण नॉर्मल का रोल होता है। इसका सिंबल म्यू होता है, म्यू, म्यू ऐसे, F/N इसको ऐसे लिख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है क्या, चप। फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेसेस के बीच में लगने वाले फोर्स को देखा जाए, बताता है कितना मैग्नीट्यूड का लगेगा, कितना नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो कोफिशिएंट होता है वो सरफेस के प्रोफाइल का बोल सकते हो, बताता है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स का जो कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है सरफेसेस के नेचर पे, डिपेंड करता है। उसका नॉर्मल से और फ्रिक्शन फोर्स से कोई लेना देना नहीं। अलग अलग सरफेस की रफनेस का अलग अलग फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, उसका नॉर्मल से और फोर्स से कोई मतलब नहीं है। वेयर एफ इज फ्रिक्शन फोर्स, एन क्या है, नॉर्मल। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता। क्या है, म्यू, नॉर्मल पर डिपेंड नहीं करता। म्यू नॉर्मल पर डिपेंड नहीं करता, कोई लेना देना ही नहीं नॉर्मल से, इसका इंडिपेंडेंट है नॉर्मल से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो तरह का होता है, ठीक है, एक स्टैटिक, एक काइनेटिक। एक स्टैटिक, एक काइनेटिक। म्यूएस की वैल्यू म्यू के से बराबर या फिर ज्यादा होती है। म्यूएस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और म्यूएस की वैल्यू जनरली, म्यूएस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होती है या फिर बराबर भी होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो रेंज होती है, 0 से लेके 1 से ज्यादा के बीच में कुछ भी हो सकती है। म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा भी होती है। म्यू की वैल्यू 0 से ज्यादा या 0 बराबर या 1 से ज्यादा भी सकती है। जैसे सिलिकॉन रबर या एक्रिलिक कोटेड रबर जो होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से ज्यादा होता है। 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा। ठीक, चलो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या स्टैटिक, नो, क्या लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन बताते हैं।
जिसको एफ मैक्स भी बोलते हैं, एफ मैक्स हो या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो, किसके बराबर होता है? हमेशा याद रखो म्यूएस एन। तो जो म्यूएस की वैल्यू डिफाइन की जाती है वो क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाई नॉर्मल होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाई नॉर्मल आती है। ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्स जो होगा वो क्या होगा? म्यू एस एन होगा, म्यू एस एन होगा। एन क्या है यहां पर? नॉर्मल फोर्स। तो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा वो इस पे डिसाइड करेगा। अगर अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा है तब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, अगर अप्लाइड फोर्स इससे कम है तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब अगर इफ एफ ग्रेटर देन है एफ मैक्स से, इक्वल टू पे जस्ट चलने वाता होता है, तो हम चलने और ना चलने की बात कर लेते हैं। अगर ज्यादा है, इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, देन क्या होगा? स्लिपिंग होगी, देन स्लिपिंग विल स्टार्ट। तब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी दो सरफेसेस के बीच में, तो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगेगा वो हो जाएगा काइनेटिक। क्या जाएगा? काइनेटिक हो जाएगा। और उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ के, वो आती है म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल। वो जाती है एफ के हो जाती है म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल। जब जहां पे ये जहां बढ़ गया, ज्यादा हो गया, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। इक्वलिटी में जस्ट चलने वाला होगा, उससे जैसे थोड़ा सा भी ज्यादा वो स्लिपिंग स्टार्ट मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तब आप फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के एन बोलोगे। असली खेल जानते हो कब होता है? यहां पर। कब? इफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स। इस केस में इक्वलिटी पे तो जस्ट चलने वाला होता है, चलता थोड़ी ना है। जब इसके बराबर या इसके कम वैल्यू रखता है तब देयर इज नो रिलेटिव मोशन। बिटवीन contact surfaces. There is no relative motion between contact surfaces. कोई रिलेटिव मोशन नहीं है कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में। मतलब एक दूसरे पर घिस नहीं रहे हैं, घिसने की कोशिश कर रहे हैं। घर्षण हो नहीं रहा है, कोशिश। इसका मतलब ये हुआ यार, ये चलना चाह रहा होगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, लेकिन चल नहीं पा रहा है। यहां पे चलना चाह रहा था, जहां लगा फ्रिक्शन फोर्स किधर तरफ? पीछे की तरफ। यहां अगर चलना नहीं पा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई होगा जो रोक रहा होगा। वो कौन होगा? स्टैटिक होगा। कॉमन सेंस से बताओ, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी यार भाई? इतनी होगी इसको ना चलने दे, तो तुम जितना लगाओगे उतना ही तो होगा, तभी तो रोकम रोकी होगा। ये दो तो ये दो, ये चार तो ये चार, ये छह तो ये छह, ये आठ तो ये आठ। अभी तो राक्षस है भाई।
तुम जितने बड़े उतने ही बड़ा होता चला जा रहा है। कब तक? औकात होती है एक एफ मैक्स तक, उसके बाद चला जाएगा। तो जब तक एफ मैक्स नहीं आएगा, जितना लगाओगे उतना होता चला जाएगा। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक लगेगा, वो एफ अप्लाइड के बराबर होगा। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ठीक है। तो जब एफ मैक्स से कम एफ हुआ अप्लाइड फोर्स, तो ये स्लिप नहीं करेगा, एडजस्ट करेगा। अब यार अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, तो ये शुरू में ऐसा रहेगा 45 डिग्री, और यहां पे नो रिलेटिव मोशन, सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और ये जो एफ है वो एफ मैक्स के बराबर है। ये म्यूएसन होगा। लेकिन जैसे ही आगे निकलेगा वैसे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और कांस्टेंट लगने लगेगा। यहां क्या जाएगा? यहां रिलेटिव मोशन लिख दो बस। ये होगा म्यू के एन। क्या होगा? म्यू के एन। यहां पर ये 45 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं होता था, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगता था स्टैटिक लगता था, वो स्टैटिक फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता था। और यहां पर काइनेटिक लगता था, वो म्यू के एन के बराबर होता था। तुम यहां एक बात नोटिस करो, एन की बहुत वैल्यू है यहां पर, एन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल नहीं निकाल पाएगा वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, ये जान लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल निकालना। यहां जो नॉर्मल निकालेगा वही आंसर कर पाएगा। ठीक। अब आगे, ये बातें तो ठीक है सर, अच्छी लग रही हैं, एक आध क्वेश्चन करा देते न्यूमेरिकल तो बुद्धि हरी हो जाती। आओ, यहां पे लगाया हमने 30 न्यूटन का फोर्स, मास है ये, एम की जो वैल्यू है, एम है ये 4 kg का। ठीक है। म्यू की वैल्यू है 0.6, म्यू की वैल्यू है 0.6। तो पहले तो मुझे ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्या बताना है? फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। क्वेश्चन है
फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सर आपने एक का म्यू दिया है, म्यू एस और म्यू के तो दिया नहीं। देखो बेटा जब खाली एक म्यू दिया जाए तो उसी को म्यू एस उसी को म्यू के ले लेना, उसी को म्यू एस उसी को म्यू के ले लेना, पक्का सोच लीजिए, गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलो मान लेते हैं, लेकिन सर एक अलग वाला क्वेश्चन भी करा देना। ठीक, यहां पे अंधी में फ्रिक्शन फोर्स मत निकालना, फ्रिक्शन का क्वेश्चन करने के पहले आपको बनाना होता है बीडी। बीडी बनाओ, नॉर्मल लिखो। क्या लिखोगे यहां पे? वेट कितना आएगा? 40 न्यूटन। क्यों? फ्रिक्शन का क्वेश्चन वही कर पाएगा अच्छे से जो नॉर्मल निकाल लेगा भैया। यहां क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आएगा। अब पहला स्टेप होता है नॉर्मल निकालना। नॉर्मल निकाल लिया, n-40 इज इक्वल टू 0। n आ गया 40 यहां पे, ये तो हमको पता था। इसको आपने इतना क्यों टेढ़ा मेढ़ा करके बताया, अभी पता चलेगा जब कांड होगा तो। दूसरा स्टेप क्या होता है? पता करो ये स्लिप कर रहा है, स्लिप करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए दूसरा स्टेप होता है, हर क्वेश्चन में आपको एफ मैक्स निकालना पड़ेगा। एफ मैक्स हो जाता है म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल। यहां पे म्यू एस और म्यू के एक ही चीज है। क्या आएगा यहां पर? एफ मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0.6 इंटू 40, क्या आएगा? 24 न्यूटन। 24 न्यूटन, 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा भाई साहब। एफ मैक्स इतना लगेगा, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात 24 न्यूटन की है, उससे ज्यादा की नहीं। अच्छा, मतलब मैं फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो 24 न्यूटन जब लगेगा तब तक मैं रोक लूंगा। यहां कितना लग रहा है? 30 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 30 न्यूटन लग रहा है। रोक पाएगा? चल जाएगा। हां, यहां पे क्या है? यहां पर है F इज ग्रेटर देन F मैक्स है। F इज ग्रेटर देन F मैक्स, सो यहां F के लगेगा। F के की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। म्यू एस और म्यू के सेम ही है, तो यहां क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 40, दैट मीन सेम वही 24 न्यूटन। तो फोर्स आ जाएगा यहां 24 न्यूटन। ये बिल्कुल सिली क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। कांड अब मैं करने वाला हूं। अब क्या देखो, क्या सुनो ध्यान से क्वेश्चन फिर से एक और। म्यू एस 0.6, म्यू के 0.5, मास 2 kg, ठीक है, फोर्स F 5 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए। चलिए, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बताइए? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहला काम एफबीडी बनाना। नॉर्मल कितना आएगा यहां पर? 20। फ्रिक्शन बैकवर्ड, फोर्स 5 न्यूटन। नॉर्मल क्या आएगा यहां पर? n-20 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 20। दूसरा काम क्या होता था बेटा? एफ मैक्स निकालना। एफ मैक्स क्या होता है यहां पर? म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल। म्यू एस कितना है? 0.6, नॉर्मल कितना है? 20, तो एफ मैक्स कितना आएगा बेटा? 12 न्यूटन। यहां पे अगर आप नोटिस करिए क्या हो गया? एफ मैक्स बड़ा है, किससे? एफ से बड़ा है। हियर एफ मैक्स इज ग्रेटर देन एफ, तो नो रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर आएगा। कितना आएगा अप्लाइड फोर्स? कितना अप्लाइड फोर्स? 5 न्यूटन। यहां 5 न्यूटन आएगा फ्रिक्शन फोर्स।
5 न्यूटन आएगा, बताया भी तो था भी, तभी तो 45 डिग्री तक आता था जब तक एफ मैक्स के बराबर नहीं जाता। कैसा लगा? कितने लोगों का 12 न्यूटन आंसर आ रहा था? तो जो 12 न्यूटन इधर हो जाएगा, 5 न्यूटन इधर, तो 7 न्यूटन का फोर्स इधर भाग जाएगा, तब तो मजे वाली बात हो गई। फिर मैं इसको छू भर लेता खाली। क्यों? 5 न्यूटन पे 7 का डिफरेंस आ रहा था, 1 न्यूटन पे 11 का डिफरेंस आता तो और तेज भाग के जाता। ऐसा होता है क्या? सोच के देखो कितनी फनी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तब तब क्या होता है? ऐसा होता है। इसी का एक और क्वेश्चन, इसी का एक और क्वेश्चन। क्या पूरे में चेंज हो गया? एक क्या चेंज हो गया? बता रहे हैं क्या चेंज हो गया, रुक जाओ, क्या बताते हैं। सेम क्वेश्चन, अगर मैं बोलता यहां पर 15 न्यूटन लग रहा है तो क्या होता? 15 न्यूटन लगा दिया तो क्या आता? तो क्या आएगा? देखो भाई साहब, 15 न्यूटन लगेगा तो पहली बात तो नॉर्मल निकालो। नॉर्मल तो सर वैसे आएगा, काहे फालतू में आप साफ कर दिए थे। चुप रहो, ज्यादा ज्यादा मत बोलो, ठीक है? प्रैक्टिस करा रहे हैं तो तुम्हारी हम। एन आ गया 20। फिर दूसरा काम, एफ मैक्स निकालना। एफ मैक्स कैसे निकालते हैं? म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल कर देना। तो क्या आएगा? म्यू एस कितना है? 0.6, नॉर्मल कितना है? 20, क्या आया? 12 न्यूटन। फिर अब यहां पर एफ की वैल्यू क्या है? एफ बड़ा है एफ मैक्स से। वहां क्या था? वहां फ्रिक्शन बड़ा था, यहां एफ बड़ा है। एफ बड़ा है एफ मैक्स से, तो क्या जाएगा? यार एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, so there is no relative motion. क्या रहेगा? नो रिलेटिव मोशन। हम्म इसलिए यहां रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन होगा तो क्या हो जाएगा भैया? म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल। म्यू के कितना है? कहां गया म्यू के? मिलवा नहीं करेगा म्यू के। 0.5, ये है म्यू के, ये म्यू के मैंने लिखा नहीं लेकिन म्यू के है ये, ठीक है? 0.5 क्या होगा? 0.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल कितना है? 20, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा यहां पर। फ्रिक्शन यहां 10 न्यूटन आएगा। अच्छा, कितने लोगों ने मेरे करने से पहले कर लिया था? सच बताना, जितने लोगों ने मेरे करने से पहले कर लिया था बताओ मुझे, बताइए मुझे, जितने लोगों ने मेरे करने से पहले कर लिया था, बताइए। चलो, अब एक और क्वेश्चन करें। आइए करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आइए, तुम लोग का ओशीट निकलवाते हैं। अच्छा, इतनी आसानी से नहीं निकलवा पाओगे। क्यों? अरे हम लोग बहुत तेज हैं सर, हम लोग को बहुत आता है फिजिक्स। और क्या सर, फटाफट फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं फिजिक्स का। अच्छा, कितना तेज कर लेते हो? बहुत तेज, ठीक। देखो, यहां फोर्स लग रहा है। एक काम करते, रुको, यहां फोर्स लग रहा है मान लो 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मास है 5 kg। म्यू एस 0.5, म्यू के 0.4, ठीक है? बस, फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट दिस मोमेंट। फाइंड
फ्रिक्शन फोर्स एट मोमेंट। इस मोमेंट में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, इस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ, इस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, इस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है। तो तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा। सर पहला काम है सर, हम बताएं क्या करना है पहला काम, हाँ बताओ। पहला काम सर नॉर्मल निकाल लो फटाफट। अच्छा फिर क्या करेंगे सर, नॉर्मल जब निकाल लेते हैं ना सर तो बड़ा मजा आता है। क्यों सर, सारा खेल नॉर्मल एक है। किसने बताया तुमको ये बात। अरे सर ऐसा मौसम सर बोले हैं कि जो नॉर्मल नहीं निकाल पाएगा फ्रिक्शन नहीं निकाल पाएगा। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं बोले हैं, फिर बोले एफ मैक्स निकाल लो। क्या बोले एफ मैक्स निकालने को, बोले हैं सर म्यूएस टाइम आप नॉर्मल कर लिया करो। अच्छा तो म्यूएस कितना है बाबू 0.5, फिर 50 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या आएगा 25 आ जाएगा सर। फिर क्या करेंगे, फिर सर चेक करो। क्या चेक करो सर, ये फोर्थवा चला पाएगा नहीं चला पाएगा हैं। हाँ फिर चेक करिए आइए क्या कि एफ मैक्स जो है ज्यादा है कम है, और यहाँ पे सर ये एफ मैक्स 50 25 20। सर क्या बोलो बेटा, सर हमको खबर लगी है एफ मैक्स ज्यादा है एफ से। फिर सर हियर हियर एफ मैक्स इज ग्रेटर देन एफ, तो सर नो रिलेटिव मोशन, तो नो रिलेटिव मोशन, तो सर हियर विल बी एफ स्टैटिक। रियली और रियली सर। फिर सर इधर को कर दे ऐसे, म्यूएस टाइम अब नॉर्मल, तो म्यूएस कितना होने का सर, नहीं नहीं हाँ म्यूएस टाइम नॉर्मल नहीं होने का सर, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होने का। ओके ओके, सो सो वी विल गॉट आवर आंसर इज 20 न्यूटन सर, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। Here we will get 20 newtons, our answer 20 Newton. Very smart boy. And the nature of the force is static force. And nature of the force is static force. Okay? Okay. Okay. So if we have any value of mu k, it doesn't matter. No sir, no sir, no sir. Really not sir. So if we have mu k is 0.3, then it doesn't affect anymore sir. Why so? Because sir there is no relative motion ना। अबे बुड़बक मारेंगे थप्पड़ उलट जाओगे, आंख से ब्लाइंड हो का। यू हम पहलवे दे दिए जा रहा है तो तुम वहां एफ मैक्स एफ मिनिमम इगड़ीम पिगड़ीम टिगड़ीम कर रहा है। बुड़बक हो हैं, बुड़बक हो। यू पहलवे चल रहा है, अब जो चल ही रहा है तो चेक क्या कर रहे हो बाबू। चल रहा है तो चेक क्या कर रहे हो बे। ऐसा लगा मेरा मजाक, बहुत गंदा लगा आपका मजाक। कितने लोगों ने गलत किया, कितने लोगों ने सही किया, खबर दो मुझे। कितने लोगों ने मेरे साथ माहौल में माहौल बहते चले गए। ये सब गलत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब रंग है, रंग क्या है, ये सब रंग है, रंग। ये पूरा पूरा द होल सोल्यूशन इज रंग, द होल सोल्यूशन इज रंग, द होल सोल्यूशन इज रंग बाबू। क्यों, क्योंकि
ये सब करने कोनो जरूरत ही नहीं था बाबू। क्या जरूरत था यहां पर, क्या जरूरत था? यहां पे जरूरत तो इतनी थी कि यहां पर मोशन है। कहां मोशन है देखो, है कि नहीं मोशन? हाँ सर, इस जमीन पे इस ब्लॉक को फेंक दिए थे, यहां है। देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक होगा, और वो म्यूके पे डिपेंड करेगा, म्यूके पे डिपेंड करेगा, समझे? पहले 0.4 दिया था तो 20 आता, 0.3 देंगे तो 15 आएगा, 0.2 देंगे तो 10 आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम था लेकिन लॉजिक आल गलत। तो यहां पे क्या हो जाएगा? म्यू के टाइम ऑफ एन, तो एफ के इज इक्वल टू जाएगा 0.3 टाइम्स ऑफ 50, दैट मीन्स 15 न्यूटन। जब 0.4 दिया था तो 20 न्यूटन। रीजन अलग अलग, रीजन ही अलग है पूरा का पूरा बाबू, रीजन ही अलग है। कैसा लगा मेरा मजाक? आया मजा? बोलो। जिसको जिसको मजा आया हो बताना, जिसको ना आया हो वो भी बताना, ठीक है? चलो अब बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। किसकी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज द एंगल विच द नॉर्मल फोर्स मेक्स विद द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है आपने बताया नहीं। आपने ये बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स वैसा वैसा हो जाता है, यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स बताया नहीं आपको, अभी बताता मैं। व्हेन द इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग, मतलब जब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली पहुंच जाए तब, मतलब देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है। कैसा? ऐसा कुछ इस तरह की घटना है। ऐसे ये ब्लॉक है, यहां पे नॉर्मल लगेगा, यहां पे मान लो फ्रिक्शन इधर लगा, फोर्स इधर लग ही रहा था एफ, ये एफ मैक्स लग रहा है, ये लिमिटिंग कंडीशन है। इस केस में इन दोनों फोर्स, सरफेस से लगने वाले दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा बेटा। इस सरफेस से लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा फ्रिक्शन और नॉर्मल का, उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। जो कांटेक्ट फोर्स लिखा जाता है ना वो क्या होता है? हमेशा याद रखो, यहां पे जो कांटेक्ट फोर्स लिखा जाएगा नॉर्मल का स्क्वायर और फ्रिक्शन का स्क्वायर होगा हमेशा। सरफेस से लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो एक्स्ट्रा वाले फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले से। तो ये आ गया कांटेक्ट फोर्स, और हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, और एंगल ऑफ कांटेक्ट लिमिटिंग केस में देख रहे हैं। किस केस में देख रहे हैं? लिमिटिंग केस में देख रहे हैं। तो यहां एफ मैक्स की बात करने जा रहे हैं। तो यहां पे जो कांटेक्ट इस केस के लिए जो कांटेक्ट फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा नॉर्मल का स्क्वायर और एफ मैक्स का स्क्वायर लिखा जाएगा। वैसे कभी भी अगर आपको कांटेक्ट लिखना हो तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का स्क्वायर कर देना, कभी गलत नहीं आएगा। यहां के लिए ऐसा लिखा जाएगा। खैर, ये हमसे एंगल पूछ रहे हैं, एंगल पूछ रहे हैं, tan थीटा पूछ रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ मैक्स डिवाइड बाई नॉर्मल। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी एफ मैक्स क्या हो जाएगा? म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल डिवाइड बाई नॉर्मल। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमेशा म्यू एस के बराबर। tan थीटा की वैल्यू हमेशा आएगी म्यू एस के बराबर, कभी गलत नहीं होगा, यही आएगा। tan थीटा होता है म्यू एस के बराबर, और ये कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल और फ्रिक्शन का स्क्वायर, फ्रिक्शन मैक्स। tan थीटा इक्वल टू क्या जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, सॉल्व कर लो। ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है, क्वेश्चन क्या होता है? इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन is 30 degree for the surface
देन म्यूएस इज, म्यू के नहीं, म्यूएस। तो सीधा ये आपको ये म्यूएस देने का ही तरीका ही होता है ये। जैसे यहां किया था ना, देखो tan 30, ये आ जाएगा, सिंपल। आओ क्वेश्चन करें एक बढ़िया बढ़िया, दो तीन। 20 किलोग्राम का ब्लॉक है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और पॉइंट और म्यू की वैल्यू 0.2 दिया है। यहां पूछा गया आपसे टेंशन, टेंशन क्या होगा ये पूछा गया है, टेंशन की वैल्यू क्या है ये पूछा गया है इस स्ट्रिंग में। टेंशन क्या होगा ये पूछा गया है इस स्ट्रिंग में। क्या आएगा, टेंशन कब आएगी? सर हमको तो लग रहा है टेंशन 30 होगा, 30 से खींचा 30 हो गया। अच्छा, हाँ हो गया। और कब आएगा टेंशन? टेंशन तब आएगा जब इसको खींचेंगे, यहां खिंचाव होगा। टेंशन माने खिंचाव, पहले खींचे तो, और खींचेगा कब? जब इसको खींचोगे वैसे यहां लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, यहां लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर गया, ये फोर्स इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया, जितना एक्स्ट्रा बचेगा उससे खींचेगा। टेंशन का माने होता है खिंचाव, इसीलिए कहते हैं हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ने से बहुत मजा आता है, तब समझ में आता है। खिंचाव, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, कोई ज्यादा चिल्लाना मत, और हमारे हिंदी वाले सर से मत बताना, नहीं हमको बहुत मारेंगे, मार थप्पड़ गिरा देंगे, ठीक है? तो यहां क्या जाएगा, अगर हम इसको खींचेंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। अब अगर ये फोर्स इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएगा, उसके बाद इस रस्सी खींच पाएगा, तभी टेंशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। तो पहले हम पता करें नॉर्मल कितना है। नॉर्मल है 200, फोर्स इधर लगा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब एफ मैक्स निकालें, नॉर्मल तो आ गया 200। ये सब काम पहले कर लिया करो। सर जनरली नॉर्मल वेट के बराबर होता, जनरली होता, हमेशा नहीं होता, समझे? ज्यादा हीरो मत बनना। म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, म्यूएस तो 0.2 है यहां पर, हाँ तो 0.2 इंटू कर दो क्या, 200। क्या हो जाएगा एफ मैक्स? सर एफ मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है सर 40 आ रही है सर, 40 क्या आ रही है, 40 आ रही है, हाँ सर 40 आ रही है। तो क्या मतलब हुआ इसका? सर इसका मतलब तो ये हुआ सर, ये इसको खींच ही नहीं पाएगा। किसको? इसको। मतलब 30 का फोर्स लगा, 40 पे चलेगा तो सर अभी ये जानते हो सर चलेगा नहीं, यहां फ्रिक्शन 30 का हो जाएगा, वो भी स्टैटिक हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? सर यहां फ्रिक्शन की जो वैल्यू स्टैटिक होगी वो 30 न्यूटन के बराबर हो जाएगी, ये खींचेगा ही नहीं, तो टेंशन हो गया शून्य। यहां पे टेंशन आएगा 0, टेंशन आ जाएगा 0, खींचेगा ही नहीं। जब तक खींचेगा नहीं तो टेंशन कहां से आएगा? ओके ओके ओके, यस, समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत आया सर, दोबारा देखो पूरा समझ में आ जाएगा। अब क्या है? A block of mass 0.1 kg is pressed against a wall with a horizontal force F Newton. If the coefficient of friction between the wall and the block is 0.5, then minimum force acting on a block will be, मिनिमम कितने फोर्स लगेंगे ये बताना है। द मिनिमम कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। ऐसे है ब्लॉक, ये
यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है एफ का, ब्लॉक का मास है 0.5, तो फोर्स कितना आएगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। अब स्टैटिक लगेगा क्योंकि रोक के रखना है ना, तो स्टैटिक ही लगेगा। नॉर्मल लगेगा इधर तरफ, तो नॉर्मल कितना होगा? 55। क्या लगेगा नॉर्मल? ओके, अब सर बुद्धि समझ में आई कि नॉर्मल माइनस एफ इज इक्वल टू 0 होगा, तो नॉर्मल यहां फोर्स के बराबर हो जाएगा। कुछ समझे? नॉर्मल यहां फोर्स के बराबर होगा, और यहां 0.1 kg था मास, हमने गलत ले लिया, मैंने 0.5 कर दिया, वो 0.5 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को ले लिया हमने ना। सही कर देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, इसको सही कर देते हैं। वेट लगेगा 1 न्यूटन, ये मतलब अब क्या है, अगर हमारा ये वेट वेट है हमारा पुलिंग फोर्स, अगर वेट एफ मैक्स से ज्यादा हो गया तो स्लिप कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो वेट की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए एफ मैक्स से, तभी नहीं स्लिप करेगा, नहीं तो स्लिप कर जाएगा। तो वेट की वैल्यू क्या आएगी? म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल से कम। अब वेट की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू ग्रेटर देन म्यूएस कितना है? 0.5। नॉर्मल कितना है? एफ के बराबर है, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? एफ की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी किससे? 1 डिवाइड बाई 0.5, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी ज्यादा या फिर बराबर 2 न्यूटन से। ब्लॉक का मास 0.1 है, 0.1 kg का ब्लॉक मतलब वेट 1 न्यूटन का पुल करेगा। 1 न्यूटन का ब्लॉक जब पुल करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा, अब इतना फ्रिक्शन लगेगा तभी रुकेगा। यहां प्रेसिंग फोर्स कौन है, नॉर्मल कौन है? नॉर्मल इंपॉर्टेंट निकाला, नॉर्मल एफ के बराबर होगा। एफ मैक्स क्या आएगा? म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल आएगा, उसके हिसाब से निकालोगे, मतलब 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तब जाके ये 1 न्यूटन के वेट को ये बैलेंस कर पाएगा। जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 होगा तो। ये नीट में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन में से एक है। नीट हो, जेई हो, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन जो इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी फ्रिक्शन की, वो कल कराऊंगा। यहां क्या है, सारा खेल बेटा नॉर्मल निकालने का है। जिसको नॉर्मल निकालना आ गया उसकी लाइफ झिंगा लाला। एक मास एम है, ब्लॉक स्मॉल एम मास है, काट जा रहा है, मिनिमम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए? मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, जब ये स्लिप ना करे, जब ये स्लिप ना करे। देखो फिर से वही बात है बेटा, स्लिप नहीं कराना है तो नॉर्मल निकालो पहले, स्लिप इसके ऊपर ना करे, मतलब इसके साथ रहे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में स्लिप ना करे, तो सारा का सारा बीडीएम इसके रिस्पेक्ट में बना देते हैं। वो स्मॉल एम जी नीचे लगेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर देखो तो ये नीचे जाना चाह रहा होगा, अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसका क्या होता? फ्रिक्शन लगेगा ऊपर तरफ, नॉर्मल यहां लगेगा इधर की तरफ, सूडो फोर्स इधर तरफ लगेगा। अच्छा, इसका मतलब यहां सूडो फोर्स बन गया नॉर्मल। हाँ, बस यही कलाकारी थी इसमें बेटा, यही कलाकारी थी, बाकी कोई कलाकारी नहीं थी। सूडो बन गया नॉर्मल। तो अगर ये रुका होगा तो क्या होगा? एफ मैक्स की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? एमजी से। और एफ मैक्स कितना हो जाएगा? म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल कितना हो जाएगा? एम ए। तो ये क्या हो जाएगा? म्यूएस टाइम्स ऑफ एम ए।
इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, तो म्यू एस क्या आएगा, ग्रेटर देन म्यू एस ही तो पूछा है, नहीं ए पूछा, सॉरी, जी बाई म्यू, मतलब ए की जो मिनिमम वैल्यू पूछी है इन्होंने कितनी होनी चाहिए, जी बाई म्यू होनी चाहिए। ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जी बाई म्यू। रुका कब रहेगा, जब इसकी जी बाई म्यू से ज्यादा वैल्यू हो या जी बाई म्यू के बराबर हो, ठीक है, तब ये स्लिप नहीं करेगा। जैसे यहां पे था मिनिमम फोर्स कितना, 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन ज्यादा लगाओ चिल ब्रो, यहां पे मिनिमम एक्सेलरेशन जी बाई म्यू। ये क्वेश्चन भी नीट का बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, नीट के फेवरेट क्वेश्चन में से है ये बेटा, और जेई के फेवरेट क्वेश्चन में से है। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, सारा खेल नॉर्मल का है, ठीक है। आगे, लेंथ ऑफ चेन एल एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू, एम लिख गया या म्यू होना चाहिए था, ठीक है ना। म्यू। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। देखो बेटा यहां क्या है, ऐसे है, ये चेन है, मान लो इसका एक्स लेंथ हैंग कर रहा था, एल माइनस एक्स कहां है, ऊपर है। इसका मैकेनिज्म समझो बस, ये इतना मास इसको पुल कर रहा है और ये इतना मास कह रहा हम जाने नहीं देंगे, मतलब इतने मास पर लगने वाला फ्रिक्शन कह रहा जाने नहीं देंगे, और ये इतना मास कह रहा पुल करेंगे। कुछ लोग कहेंगे यहां फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्या फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन जब कोई दबाने वाला हो तो, दबाने वाला कोई है नहीं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहां फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन यहां लगेगा खाली। हाँ यहां कोई अगर ऐसे दबाता तब फ्रिक्शन लगता, घिसता कब, जब कोई दबाने वाला होता, तब कोई दबाने वाला है नहीं तो घिसेगा नहीं, तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा। मतलब इन दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन है, इतने मास पे, इतना मास जो ऊपर है, ये एम डबल डैश, इस पे लगेगा फ्रिक्शन, और ये एम डैश जी मास का जो वेट है इसको खींच रहा है, ये इसको घसीट रहा है। अगर ये फ्रिक्शन जो है जो इस तरफ लगेगा, ऑब्वियसली इधर ही लगेगा, ये अगर इसको ओवरकम कर ले जाए इसके पुलिंग फोर्स को, तो रुका रहेगा। मतलब ये हो गया एम डैश जी से ज्यादा हो एफ मैक्स या फिर बराबर हो, तब तक रुका रहेगा, तभी तक तो रुका रहेगा। अगर एम डैश जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्लिप कर जाएगा। तो ये कितना आएगा, म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल एम डैश जी, यहां पे जो नॉर्मल लगेगा ऊपर लगेगा, और ये लगेगा क्या, एम डबल डैश जी के बराबर। तो हम बोल सकते हैं एम डैश जी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ एम डबल डैश जी के। तो जी कैंसिल हो जाएगा, तो एम डैश ये एम डैश और एम डबल डैश क्या है, बहुत आसान निकालना। पूरी रॉड का मास कितना है, एम, एम डबल डैश क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ निकाल लोगे तो ये हो जाएगा पर यूनिट लेंथ मास, एल माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये एम डैश कितना हो जाएगा, ये एम डैश मास हो जाएगा, एम डैश क्या हो जाएगा, पूरी रॉड का मास एम था, पर यूनिट लेंथ एम बाई एल हो गया, और एक्स लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने पोर्शन का मास आ गया। भाई अगर मैं बोलूं 12 किलो का दाम 12 रुपया है, एक केले का दाम 12 डिवाइड बाई 12,
एम मास है पूरी लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ का एम बाई एल, एक्स यूनिट लेंथ का 2 किलोग्राम, तो 1 इंटू 2, वैसे एम बाई एल इंटू एक्स, तो बस हो गया। क्या आएगा आंसर यहां पर? म्यू एम डबल डैश मतलब एम बाई एल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ, इसको थोड़ा एम बाई एल एक्स, क्या आएगा? एम बाई एल से एम बाई एल कैंसिल हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी म्यू एल डिवाइड बाई म्यू प्लस 1। ये इतनी लेंथ जो है लटकनी चाहिए, इतनी लेंथ अगर लटकेगी तब तो ठीक है, ठीक है, और बाकी लेंथ ऊपर रहनी चाहिए। क्या किया हमने? इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स ऑफ एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर भेज दो, म्यू एल डिवाइड बाई म्यू प्लस 1। इतना पोर्शन हैंग करेगा तब तो ठीक है, नहीं तो काम खत्म, पैसा हजम। आज का आखिरी सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दादाजी की पुस्तक का सवाल है, ठीक है। कुछ होमवर्क देके जाएंगे आज हम, कुछ होमवर्क देके जाएंगे आज हम, कुछ होमवर्क देके भी जाएंगे आज हम, ठीक है। वो क्या होगा होमवर्क वो हम बताएंगे आज हम, ठीक है। पहले दादाजी की किताब का सवाल तो देख लें, नहीं पहले होमवर्क। होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क, फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं? पहले सवाल तो करा देते। नो, पहले होमवर्क। फ्रिक्शन फोर्स एरिया पर डिपेंड करता है कि नहीं? पहला। दूसरा, दूसरा सवाल, ये जो सवाल देखे जा रहे हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन, क्या प्रीवियस क्वेश्चन फॉर पुशिंग फोर्स। तो बहुत गंदा राइटिंग लिख रहे हैं, चुप रहो, ज्यादा मत बोलना, बहु मारेंगे, ठीक है। ये सवाल है जो अब करने जा रहे हैं, और 2 होमवर्क देके जा रहे हैं। अभी लास्ट सवाल है, इसके बाद बात होगी। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक ब्लॉक है, मास m का, रेस्ट करता है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज म्यू। अ फोर्स F एक्ट ऑन एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल साइड ऑफ द ब्लॉक इतना दिया। फाइंड अ कंडीशन फॉर विच ब्लॉक विल मूव अलोंग द सरफेस। यहां पर हम ये मान के चलते हैं पुल फोर्स लग रहा है, अगर ये पुश लगेता तो क्या करते, जो कि मैंने होमवर्क आपको दे दिया है। ये ब्लॉक इस जमीन पे रखा हुआ है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है, इधर तरफ पुल फोर्स है, थीटा एंगल पर। ये मास m है, इस पर नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, mg लगेगा नीचे की तरफ। सर नॉर्मल mg हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि नॉर्मल mg हो जाएगा? यहां पे जल्दी बताओ, कितने लोगों को लगता है कि नॉर्मल यहां mg हो जाएगा? हाँ सर, पहले लगता था, अब नहीं लग रहा है। अब आपने जब ये कंपोनेंट लिखा इसलिए नहीं लग रहा है। तो नॉर्मल यहां mg नहीं होगा, कुछ और होगा। सबसे पहला काम नॉर्मल निकालेगा, n प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल इज इक्वल टू आएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। ये आ जाएगा भैया नॉर्मल।
हमने कहा था जो नॉर्मल निकालेगा वही सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएगा। और ये दादाजी की किताब का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, दादाजी की किताब का सवाल है। उनका सवाल कुछ और था, बताता हूं क्या है अभी। अब एफ मैक्स निकालना दूसरा काम था। एफ मैक्स हो जाएगा म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल। एफ मैक्स की वैल्यू आएगी म्यू एस, इसको इन्होंने म्यू बोला है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये ब्लॉक चलेगा कब? चलेगा कब? जब पुल फोर्स एफ कॉस थीटा ज्यादा हो जाएगा, जस्ट बराबर, मतलब जस्ट चलने वाला हो जाएगा, मतलब मिनिमम इतना लगा दो, उसके बाद हल्का से ज्यादा को चल जाएगा, इसलिए हम ऐसा कंडीशन लिख रहे हैं। एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये एफ मैक्स, ये आएगा एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब म्यू एस लिखे या म्यू लिखे, बात समझी गए ना, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। इसको इधर ले आओ, एफ कॉमन ले लो, कॉस थीटा पुशिंग वाले के लिए देखोगे ना जब, तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, जो होमवर्क दिया है ना अभी, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब कुछ चेंज नहीं होगा। तो एफ की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? क्या आएगा? म्यू टाइम्स ऑफ एम जी, म्यू छूट गया ना, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये इतना फोर्स आप लगाओगे इस गिवन थीटा के लिए तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अगर इसको आपको चलाना है तो, इससे कम लगाओगे तो नहीं चलेगा, इतना लगाना पड़ेगा आपको। इससे ज्यादा लगाइए, क्या कहने। ठीक है, इसी में दादाजी की किताब का सवाल जानते हो क्या था? इसी में दादाजी की किताब का सवाल था ये ऐसा, सोचो कितना बढ़िया सवाल था वो। अ ब्लॉक ऑफ मास इतना, कोफिशिएंट इतना इधर का, अ फोर्स एक्ट, अ फोर्स, अ पुल, यहां पे था अ फोर्स एक्ट, ये इतना नहीं था पता दादाजी की किताब में, एक्ट विद द वर्टिकल साइड ऑफ द ब्लॉक, हमने हॉरिजॉन्टल किया था वहां पे। ठीक है, यहां पे हमने पढ़ा नहीं, यहां पे हमने एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल साइड कर दो, इसको जो है हॉरिजॉन्टल कर दो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। बहुत बच्चे समझ गए होंगे और कमेंट भी कर रहे होंगे सर आपने गलत कर दिया, ये वो है ना। देखो ये हॉरिजॉन्टल कर देते हैं इसको, थोड़ा इसको सही कर देते हैं, मेन कंसेप्ट जो सिखाना था वो सिखाएं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो बाद में करते रहेंगे। विद हॉरिजॉन्टल साइड कर देते हैं इसको पहले, विद हॉरिजॉन्टल, पहले तो ये कर देते हैं। ये दादाजी की किताब में जो सवाल था ना, उसमें क्या था पता है आपको? उसमें ये था एक्ट फोर्स एफ एक्ट, ये सब कुछ नहीं था। On the block, F is acting on a block. F is acting a force F is acting on the block. ठीक है, find minimum force. Find minimum force. ध्यान सुनो, ये तक कचिर पिचिर कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या हम अलग से नहीं लिख के ला सकते थे क्या? हम इसको अलग से भी तो साफ साफ लिख के ला सकते थे ना, मिनिमम फोर्स। हम जानबूझ के यहां क्यों लेके आए ये सब लिख के? ये जानबूझ के क्यों लिख रहे हैं इस तरह, जैसे आपको क्लिक करे दिमाग में क्या कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस क्वेश्चन में क्या मिसिंग था।
दादाजी ने खाली इतना बताया था, एंगल वैंगल नहीं बताया था, और यहां पे उन्होंने मिनिमम फोर्स ही निकलवा लिया है दादाजी ने। इसका मतलब दादाजी समझते हो, एससी वर्मा जी ने। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहां पर क्या निकालना था, हमें यहां पर मिनिमम फोर्स निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने एंगल वैंगल नहीं दिया है, उन्होंने क्या है, एंगल वैंगल नहीं दिया है। इसका मतलब किसी एंगल पे फोर्स लगाओ, पता करो वो कौन सा एंगल होगा जिस पे लगाने पे मिनिमम आएगा। उन्होंने डबल काम दिया है, आपको एंगल भी पता करना है। तो तुमने इतना तो सीख रखा है कि म्यू की वैल्यू अगर पता हो तो यहां एफ की वैल्यू आती थी म्यू एम जी, ठीक है, और कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इतना आता है, ये आपको पता है कि ऐसे लगाते तो आता है। लेकिन ये भी मिनिमम है कि नहीं, गिवन सारे फोर्सेस में से मिनिमम है कि नहीं, ये नहीं पता है ना। तो कोई एक एंगल होगा जिस पर हम खींचेंगे तो सबसे कम ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब हमें वो एंगल भी खुद ही ढूंढना है, कौन सा एंगल, जिस एंगल पर हम फोर्स लगाएं तो मिनिमम आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यार देखो यहां म्यू एम जी तो कांस्टेंट हो गया, बदलेगा तो एंगल बदलेगा। तो इस नीचे वाले टर्म को मान लो एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब यार ये वाला टर्म जब मैक्सिमम होगा तब ओवरऑल फोर्स मिनिमम होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, आईआईटी लायक सवाल है। समझ में आ रहा है क्या फर्क है, इन्होंने पूछ रखा है मिनिमम कितना फोर्स लगाएं, किस एंगल पर लगाएं, जब हमें आसानी से इसको खींचने को मिले। तो इसका मतलब ये वाला टर्म सबसे कम होना चाहिए, है नहीं, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम मिनिमा से मिनिमम आएगा ये। तो dx बाई डी थीटा कर दो, क्या आएगा, साइन थीटा कॉस का डिफरेंशिएशन, म्यू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, और इसको कर देंगे जीरो, तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा से अगर आप इसको घसीटोगे, मतलब म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब इतने एंगल पर म्यू के हिसाब से tan थीटा निकाल के इतने एंगल पर खींचोगे तो आसानी से खींच पाओगे, नहीं तो खींच नहीं पाओगे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब जो एफ की मिनिमम वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या लिखें, म्यू एम जी। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लिखोगे, tan थीटा इक्वल टू अगर म्यू होगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस म्यू स्क्वायर प्लस 1, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब साइन थीटा मतलब एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, एक कैंसिल कर दो, इतना इतना फोर्स मिनिमम फोर्स होगा। कुछ बुझाया सर, आखिरी तक आप पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल कठिन क्वेश्चन करा देते हैं, बुद्धि खराब हो जाती है। बेटा तैयार कर रहे हैं तुमको जंग के लिए, आओ क्विक रिकैप का समय आ चुका है बेटा। आज हमें पढ़ना है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या देखा हमने, कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, सरफेस से लगने वाला कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे थे। तो यहां पे बेसिकली हमें फ्रिक्शन फोर्स देखना है। हमने बताया नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कौन होता है, नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रिक्शन फोर्स एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स होता है जो मोशन को सपोर्ट अपोज दोनों कर सकता है, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा ही अपोज करता है, किसके, दो सरफेसेस के बीच में। ओल्ड थ्योरी क्या है, जो यहां सरफेस के जो माउंटेन्स होते हैं एक दूसरे में फंसे होते हैं, उसको चलाने में दिक्कत होती है। मॉडर्न थ्योरी क्या है, जहां ये सरफेसेस फंसे होते हैं, ये माउंटेन्स के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच करते हैं, इस वजह से इनके बीच में लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शन फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है नहीं करता ये बताना है, मैंने आज का क्वेश्चन भी दिया है आपको। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, मानो फ्रिक्शन है ही नहीं, फिर जिधर सरफेस जाए उसके जस्ट अपोजिट लगा दो। हमने बहुत सारे केसेस किए हैं, लड़का जा रहा था आगे, लग रहा था फ्रिक्शन आगे, क्योंकि हमें सरफेस देखना चाहिए था, और हमने किया भी। इंक्लाइन प्लेन वाले भी हमने बातें करी हैं।
अगली क्लास में इंक्लाइन प्लेन पे जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगली क्लास फ्रिक्शन फोर्स की और भी औसम होने वाली, क्योंकि वहां बहुत सारा बवाल करने वाले हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है एफ और नॉर्मल का रेशियो होता है। एफ क्या है? यहां फ्रिक्शन फोर्स है। एफ क्या है? यहां पर फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल का रेशियो होता है। फ्रिक्शन फोर्स नेचर की प्रॉपर्टी होती है, सरफेस के नेचर की प्रॉपर्टी होती है। फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल से कोई लेना देना नहीं होता है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, कोफिशिएंट की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है। एफ मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है म्यूएस टाइम्स ऑफ एन होता है। जिसने एन निकाला उसकी लाइफ जिंगल आला, और जिसने नहीं निकाला वो जाए। ठीक है, एफ की वैल्यू अगर एफ मैक्स से ज्यादा होगी तब तो स्लिपिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। उस समय लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब एफ की वैल्यू, एफ मैक्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा होगी तब नो स्लिपिंग होगी, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल होता है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तभी तो देखो जैसा जैसा फोर्स वैसा वैसा फ्रिक्शन फोर्स, बाद में स्लिप हो गया तो काइनेटिक लगने लग गया। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जब यहां पे 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा तुम्हें पता चल गया काइनेटिक लगेगा, और हमने कर लिया। यहां भी आसानी से कर लिया, एक बार चल रहा था एक बार नहीं चल रहा था। असली खेल तो यहां हुआ गुरुजी जब आपने ये सवाल दिया, क्या 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और हम लोग वही धोखे में करते चले गए, और यहां रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। रॉन्ग भी रॉन्ग हो गया। देख रहे हो कितना जलवा है मेरा यहां पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में हम बातें कर रहे थे, तो इसी में ये क्वेश्चन कराया। फिर हमने बताया यहां काइनेटिक लगेगा क्योंकि पहले से ही स्लिपिंग हो रहा है। आगे बात करो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल को हम बोलते हैं कौन सा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन कब? लिमिटिंग केस में, जब वो चलने वाला हो, जस्ट तब। मतलब यहां एफ मैक्स लगे तब। इसीलिए tan थीटा इक्वल टू म्यूएस होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी म्यूएस दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, tan थीटा दिया जाता है, फिर म्यूएस निकालना होता है। यहां पे खींचना, बताओ टेंशन। टेंशन का मतलब खिंचाव बाबू, टेंशन का मतलब खिंचाव। और खींचेगा नहीं तो टेंशन कैसा? पता फ्रिक्शन हो, इसको बैलेंस कर ले रहा, खींच रहा नहीं, इसलिए टेंशन शून्य हो गया। यहां बताना कितना फोर्स लगाएं कि ये स्लिप ना करे। तो यहां नॉर्मल फोर्स देखो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। यहां पे नॉर्मल फोर्स सूडो फोर्स के बराबर होगा, यही की पॉइंट है, बाकी सब तो बेकार है। हमने बताया कितनी स्ट्रिंग लटक जाए, तो देखो लटकने वाली स्ट्रिंग इतनी है और वो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। तो बस सॉल्व कर लिया। यहां पर ये जब तक डोमिनेट करेगा तब तक स्लिप नहीं करेगा, जैसे ये लूज पड़ेगा ये स्लिप कर जाएगा। फिर हमने बताया कितना फोर्स लगाएं। मैंने यहां पे इमोशनल होकर गलत कर दिया था। कैसे गलत कर दिया था? इमोशनल होकर गलत कर दिया था, सारी। ठीक है, फिर हमने बताया हॉरिजॉन्टल से फोर्स लग रहा है, उसके बाद हमने बताया कितना फोर्स लगना चाहिए, इतना फोर्स लगेगा चलेगा। इसी पुशिंग का पूछा है हमने, तो जब पुश करेंगे तो क्या होगा? खुद सोचो, किसी घसीटना हो ऐसे तब आसान होता है, दबा के ले जाना हो तब आसान होता है। खुद बताओ सोच के, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ठीक है, क्या पूछा हमने? खींचना आसान होता है, दबा के चलाना आसान होता है, खुद बताओ। ठीक है, हमसे ना पूछो। फिर हमने बताया दादाजी की किताब का सवाल अगर ये होता तो कैसा होता। दादाजी ने कहा था कि एक ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हैं, फोर्स एफ लग रहा है ब्लॉक पे, फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर विच ब्लॉक मूव अलोंग द सरफेस, है ना। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, खुद ही एंगल समझो, खुद ही एंगल की वैल्यू निकालो, खुद ही फोर्स निकालो। सोचो कितने लेवल में दादाजी खेल गए, समझे। इसलिए ये क्वेश्चन वो कर सकता है, ये क्वेश्चन वो कर सकता है जिसको ये निकालना आता हो, मतलब जिसको ये आता हो और जिसको ये पता हो कि ये एंगल के फॉर्म में बदल रहा है, तो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए मिनिमम आएगा तो बोलेगा क्या, जब ये नीचे वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, नीचे वाला टर्म मैक्सिमम हो जाएगा तो ओवरऑल मिनिमम आएगा। इसीलिए dx बाई डी हमने जीरो करके निकाल लिया। डबल डिफरेंशिएशन करते तो नेगेटिव आता, वो सब हमें जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। बस ये वैल्यू आ गया। इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। ये क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स एरिया डिपेंड करता है कि नहीं, देखते कितने लोग बता पाएंगे, कितने लोग नहीं बता पाएंगे। और पुशिंग फोर्स के लिए मुझे आंसर चाहिए, राइटिंग गंदी है, क्या कर लोगे मेरा। ठीक है, चलो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे तो इंक्लाइंड फोर्स से फ्रिक्शन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? और हम लोग पढ़ेंगे क्या? और पढ़ेंगे हम लोग ब्लॉक ओवर ब्लॉक के क्वेश्चन। बस सब गर्दा उड़ा देंगे। तब तक अपना ध्यान रहो, मौज में रहना। आई लव यू, मिस यू।